हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 46। इससे पहले ऑलरेडी हमने 45 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? शुद्ध ग्रह, निहारिका ग्रह, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य एक तारा है जो कि ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसे जुड़े रहते हैं। इनमें देखेंगे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें निहारिका शामिल नहीं है। ठीक है, सौरमंडल का भाग हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सौरमंडल में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सभी सौरमंडल में सूर्य के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? बताना है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 179, 180, 178, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये हमारा ग्लोब ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखेंगे कि यहाँ पे एक भूमध्य रेखा है। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे कि 90, ठीक है, कितना, 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 90 इस तरीके से करके 90 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और दक्षिण में इसी तरीके से 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा को छोड़ करके, ये रेखा भूमध्य रेखा को छोड़ करके, तो कहेंगे सर कि 90 ऊपर 90 नीचे कह रहे हैं और एक एक्स्ट्रा भूमध्य रेखा भी हो गया, तो कुल मिलाकर के हुई 181। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए फिर? उपर्युक्त में से कोई नहीं, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 179। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। ठीक है, वेट वेट वेट, 181 हम क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि भूमध्य रेखा के ऊपर में 90 जो है ना, 90 में रेखाएं जो कह रहे हैं, उसमें से देखेंगे कि अंतिम में एक बिंदु है। ठीक है, और दक्षिण में भी एक बिंदु है, तो उस बिंदु को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींचते खींचते ना एक बिंदु हो जाता है यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो रेखा नहीं है, एक तो बिंदु हो गया वो, तो बिंदु को काउंट नहीं करेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को तो 2 यहाँ पे घटाएंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो 179 निकल करके आपका आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस तरीके से ऐसा हो रहा है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बिंदु करेंगे तो लास्ट में एक बिंदु पड़ता है ना ध्रुवों पर। ठीक है, तो 2 काउंट नहीं करते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को, तो वही 181 से 2 घटाते हैं तो एक 179 निकल करके आता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं और एक भूमध्य रेखा होती हैं। ठीक है, 89 ऊपर और 89 नीचे, हम 90 कह रहे थे क्योंकि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव को काउंट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो रेखा नहीं है, एक बिंदु है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ भी ध्यान से सुनिए, समझिएगा। जैसे अगर ये ग्लोब है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे क्या है, ये मध्याह्न रेखा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से आगे 180 रेखाएं इस तरह से खींची गई हैं। ठीक है, 1-1 डिग्री पर इस तरीके से, तो एक एक करके खींचेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कितना मिलेगा, जा करके सी पीछे मिलेगा 180। ठीक है, और यहाँ से जब खींचेंगे, यहाँ से खींचे चले जाएंगे तो इसके पीछे मिलेगा 180, तो 180वां जो रेखा इसके ठीक पीछे होगा वो एक ही कोई रेखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के कितना है, मानक ग्लोब पर देशांतर की कुल रेखाएं 360 है। ठीक है, और 180 रेखा चाहे दाएं से जाए चाहे बाएं से जाए, कोई एक ही वो कोई रेखा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 360 रेखाएं हैं यहाँ पे देशांतर रेखाएं,
और अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है 179। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 डिग्री के अंतराल पर एक डिग्री पृथ्वी को कवर करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट। ठीक है, शायद पिछला वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छा से डिटेल्स से व्याख्या किए थे वहाँ पे, है ना। ठीक है, और 15 डिग्री के लिए 1 घंटा या फिर 60 मिनट। ठीक है ना। चलिए, आज 24 घंटा पूरा एक राउंड ले लेता है, मतलब 360 डिग्री कवर कर लेता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए यहाँ पे, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे, तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, उपयुक्त में से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। किसी तारे के द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे हैं, तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सभी आपको PDF फाइल में मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और एक बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं और जो इस तरह का आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अंदर से अंदर अच्छा फील महसूस होता है कि चलिए आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, कमेंट करते हैं और बोलते हैं, बताते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना कम समय में इतना ज़्यादा लाइक और व्यू आप लोग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोग को हम अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं। और फिर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा कि और क्या सुधार किया जाए। ठीक है, आप लोग के लिए हम समर्पित हैं। जो कहिएगा, जैसे कहिएगा, कोशिश करेंगे कि उस तरीके से उस लाइन पर चलें और आप लोग को और अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग जिस मुकाम हासिल करने के लिए निकले हैं वो मंजिल आपको पूरा मिल सके। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? बताना है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। आसान सा सवाल है, क्या होगा बताइए जरा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य की क्या है? तारा है। और तारा हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रहों से बड़े होते हैं। ठीक है, और तारों के पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो याद रखना है, कोपरनिकस वो व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है ना। तो यहाँ पे कोपरनिकस बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्महिर, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, सोचिए 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिए थे ब्राह्महिर साहब ने, जो हमारे भारत के थे, है ना, खगोलविद थे, जिन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करती है ना। चलिए अगला सवाल है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? बताना है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। 87, 88, 89, एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें अधिकांश, ध्यान रखिएगा, जिसमें अधिकांश जो है ना ये दक्षिणी गोलार्ध से आप देख सकते हैं। जो 88 तारामंडल है ना, उसमें से अधिकांश तारामंडल को आप दक्षिणी गोलार्ध से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे उर्सा मेजर है, बिग बियर है, सप्तऋषि है, ये सब क्या है? तारामंडल के ही रूप हैं। ठीक है, तो तारामंडल जो होता है ना, एक्चुअली में देखेंगे कि ये तारों का समूह है, ये एक्चुअली में तारों का समूह है ये। जैसे कि क्या है, सप्तऋषि क्या है? तारों का समूह है ना। बिग बियर जो देखेंगे तो वो जो भालू की तरह जो शेप बनता है बहुत सारा तारा मिला करके, कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि देखेंगे कैसा है आकाश में, जब देखेंगे दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ,
तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तारों का समूह है। ठीक है, इसे ही तारामंडल कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं तारामंडल सितारों का एक समूह है जो विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार इसका नामित किया जाता है। जिस तरह का आकार देखने में लगता है वैसे ही उसका नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बिहार का प्रमुख त्यौहार बेहुला त्यौहार किस जिला में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? बताना है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार बेहुला त्यौहार किस जिला में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? भागलपुर, पूर्वी बिहार, पश्चिम बिहार, एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रमुख त्यौहार बेहुला त्यौहार जो है ना ये भागलपुर और पूर्वी बिहार में मनाया जाता है। ये भी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, बिहार का प्रमुख त्यौहार है ये बेहुला त्यौहार, जो कि भागलपुर और पूर्वी बिहार में ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बेहुला त्यौहार भागलपुर एवं पूर्वी बिहार में मनाया जाता है। यह मनसा देवी को समर्पित परिवार के कल्याण हेतु समर्पित त्यौहार है। ठीक है, तो ये मनसा देवी की से पूजा की जाती है इसमें, और ये पूरा देखेंगे कि समर्पित परिवार के कल्याण हेतु ये समर्पित त्यौहार है। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार के कल्याण के लिए ये सब यहाँ पे इस तरीके से पूजा इन लोग करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एक है आपका मधुश्रावणी और एक है सामा चकेवा। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है ना ये मिथिलांचल में मनाया जाता है। कौन कौन? सामा चकेवा और एक मधुश्रावणी, ये दो त्यौहार हैं जो कि मिथिलांचल का जो हिस्सा है वहाँ पे ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, बिहार की प्रमुख लोक नाट्य झिझियान, ठीक है, झिझियान नृत्य किस ऋतु में मनाया जाता है? बताना है कि बिहार की प्रमुख एक लोक नाट्य झिझियान नृत्य जो है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि झिझियान क्या है, एक लोक नाटक है। ठीक है, तो बताना है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में? यह एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार की प्रमुख लोक नाट्य है जो कि ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हेतु इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, वर्षा की प्रतीक्षा में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य को किया जाता है। और ये नृत्य ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं को द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बाकी मैंने तो बता ही दिया कि ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? बताना है कि पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालय तराई क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? धरवाड़ क्रम, टर्सरी चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय तराई क्षेत्रों में टर्सरी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे धरवाड़ क्रम में कहाँ कहाँ इस तरह के क्रम की जो चट्टानें वहाँ पाई जाती हैं? जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, रांची और गया में देखने को मिलती हैं धरवाड़ क्रम की चट्टानें। जबकि टर्सरी चट्टानें तो बता ही दिया, पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी और हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। जबकि विंध्यन चट्टानें ये रोहतास और कैमूर के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, रोहतास और कैमूर देखेंगे आप यहाँ पे कि ये इसकी सीमा जो है ये झारखंड और ये उत्तर प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के उत्तरी मैदान क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? बताना है कि निम्नलिखित में से बिहार के उत्तरी मैदान क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो भागलपुर, सहरसा, दरभंगा को पाएंगे कि ये सभी बिहार के उत्तरी मैदान क्षेत्रों में के जिले हैं, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों जिले देखेंगे कि पास ही पास में हैं। ठीक है, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, ये सब जिले देखेंगे पास पास में ही हैं, है ना। भागलपुर हो गया, ये सब देखेंगे कि सभी पास पास में ही है। वैसे भागलपुर में आप देखेंगे, ठीक है, तो भागलपुर आपका यहाँ पे दक्षिणी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ना, ये भागलपुर जो है ना ये कटिहार से नीचे पड़ता है। ठीक है, कटिहार से होकर के गंगा निकलती हैं, तो हम कह सकते हैं ये भागलपुर जो है ना आपका ये आपका उत्तरी मैदान क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, आंसर इसका चेंज कीजिएगा, ये भागलपुर इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको मैप पर देख लीजिएगा। ठीक है,
बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कटिहार से होकर के गंगा निकल रही है ना किनारे से, तो उससे नीचे है भागलपुर और उससे नीचे है बांका शायद। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये आपका ये दक्षिणी में आना चाहिए था भागलपुर। एक बार से इसका आंसर जरूर चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से। और मुझे कमेंट कर बताइएगा कि ये बिहार के उत्तरी मैदान क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। ठीक है, बट इसका आंसर मान के चल रहे हैं हम लोग कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ये नहीं आता है। ठीक है, ये बिहार के दक्षिणी मैदान क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, गंगा नदी द्वारा बिहार के दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में। उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है। ठीक है, और महानंदा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी सरकारी नीति का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। ठीक है, चिंताओं होना चाहिए था, चिंताओं को दूर करना, और यहाँ पे किस होना चाहिए था, किस सरकारी नीति का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधित चिंताओं को दूर करना है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, कौशल भारत, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत। ठीक है, स्वच्छ भारत एक ऐसा नीति का ऐसा उद्देश्य था, सतत विकास को बढ़ावा देते हुए ये पर्यावरण संबंधी को चिंताओं को दूर करना था। किसका उद्देश्य था? स्वच्छ भारत का। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करने रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर का अभियान है ये। और ये 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था, और ये भारत का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। औद्योगिक अपशिष्ट, अपमार्जक, रेडियोधर्मी पदार्थ, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे, औद्योगिक अपशिष्ट, अपमार्जक, रेडियोधर्मी पदार्थ, ये तीनों देखेंगे यहाँ पे कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बट यहाँ पे तीनों होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक अपशिष्ट है, अपमार्जक है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये सभी हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि कृषि स्रोत से भी होता है, घरेलू स्रोत से भी होता है ना, प्राकृतिक स्रोत से भी होता है, जैसे कि मृदा क्षारण हो रहा है, चट्टानों से खनिजों का निर्क्षालन हो रहा है ना, तो वो सब चीज़ें भी हैं। उसमें प्रदूषक भी हो सकता है, जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता है तो पानी में ऑक्सीजन कम होने के कारण विघटित ऑक्सीजन की मांग अधिक हो जाती है, और जल निकायों में गर्म पानी का निर्वहन जलीय परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कारण हैं, बट यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं ये सभी क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट क्या है, अपमार्जक क्या है, और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या क्या है, कैसे इससे प्रदूषण होता है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। औद्योगिक स्रोत से क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि औद्योगिक निर्वहन जो कि नालियों, नदियों या जल निकायों में किया जाता है, जिससे कई उद्योगों से साइनाइड, विषाक्त अम्ल, तेल, ग्रीस, डाई, जीवन शैली, जैवनाशी, निलंबित ठोस और तापीय प्रदूषक जैसे विषाक्त रसायन मौजूद होते हैं। तो ये हो गया आपका औद्योगिक स्रोत जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, एक है आपका अपमार्जक, जैसे आप साबुन सरफ कह सकते हो। ठीक है, तो घरेलू अपमार्जक में कई प्रदूषणकारी तत्व होते हैं जो कि जल में निकायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। वे सोडियम के फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट आदि का निर्माण करते हैं। तो जितने भी अपमार्जक होते हैं इससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। एक छोटा सा एक उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे देखें कपड़े जो धुलाई होते हैं तो उसमें बहुत सारे अपमार्जक होते हैं जो कि पानी को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे होते हैं। एक है आपका यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ, ध्यान से देखिएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु रिएक्टरों, संलयन उत्पादों आदि से जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं। यह लक्षणों का एक समूह उत्पन्न करता है जिससे मछली होना चाहिए था, मतली। ठीक है, मतली होता है ना, थोड़ा सा जो जी मतलाना जो होता है, तो वो मतली है, उल्टी है, दस्त है, और सामान्य व्याधि जिसे विकिरण व्याधि भी कहा जाता है के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे औद्योगिक स्रोत है, मार्जक है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, इन सबसे देखेंगे कि जल क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रदूषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल अच्छा है, किसी दस्तावेज ने, यहाँ पे होना चाहिए था किस दस्तावेज ने सतत विकास शब्द का लोकप्रिय बनाया। ठीक है, किस दस्तावेज ने सतत विकास शब्द का लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, रियो में घोषणा हुआ था ना, रियो सम्मेलन जो हुआ था, एजेंडा 21, ब्रांडलैंड रिपोर्ट, या फिर एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, सतत विकास शब्द का जो लोकप्रिय बनाया गया था ये ब्रांडलैंड जो रिपोर्ट था ना,
उसी रिपोर्ट में इसको लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रांडलैंड आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1987 में हमारा सामान्य भविष्य रिपोर्ट जारी की थी, जिसने सतत विकास शब्द का लोकप्रिय बनाया था और परिभाषित भी किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रांडलैंड आयोग का गठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तथा आर्थिक और सामाजिक विकास में गिरावट को रोकने के लिए, ये इसको गिरने के जो रोकने के लिए और साथ ही इसका उपाय सुझाने के लिए, मतलब कि इसका कह सकते हैं इसका ये गठन किया गया था, इसका ब्रांडलैंड आयोग का। ठीक है, और इसमें एक और लाइन भी जोड़ सकते हैं आप कि ब्रांडलैंड आयोग का मिशन सतत विकास के लिए देशों को एकजुट करना भी था। ठीक है, तो ये भी लाइन आप जोड़ सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है, चलिए बाकी लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। शेषाचलम तमिलनाडु, पंचमढ़ी छत्तीसगढ़, नौकरेक मेघालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही है, सीधा सीधी यही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पहला जोड़ी के बारे में। शेषाचलम दे रखा है तमिलनाडु, जो कि गलत दिख रहा है। ठीक है, याद रखना है शेषाचलम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो गलत हो गया ये। सेकेंड कह रहा है पंचमढ़ी या पचमढ़ी, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, तो ये भी गलत है। और नौकरेक मेघालय में है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, तो पूछा है कि कौन सा जोड़ी सही है, यहाँ पे विचार करना था, तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही है यहाँ पे, बाकी गलत है। बाकी ध्यान रखिएगा कुछ और भी फैक्ट के बारे में, जैसे कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है। ये 2010 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। इसमें लाल चंदन के बड़े भंडार हैं, जो दवाओं, साबुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। बाकी याद रखना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। संरक्षण इसको किया गया था 1999 में, भारत सरकार द्वारा संरक्षण किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को ने इसे 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया था। कब, 2009 में। किसे, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, नौकरेक के बारे में बात करें तो ये नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मेघालय के पश्चिम गारो पहाड़ी क्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है, और यूनेस्को ने मई 2004 में इसे राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल भी किया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है डिब्रू सैखोवा के बारे में, तो ये असम में है और ये भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है, यानी कि 2 जिलों में देखेंगे, इसका पार्ट दोनों भागों में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को यहाँ पे फिलहाल आपको याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसे आपको PDF में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से और अच्छे तरीके से एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान का जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रक में से एक नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान का जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रक में से एक नहीं है। समुद्र से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश, एक से अधिक या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें से मानव प्रभाव। ठीक है, मानव प्रभाव किसी स्थान का जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रक में से एक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जलवायु जो देखेंगे ना, जलवायु के पीछे रीजन क्या है, कहीं का जलवायु देखेंगे कि उसके पीछे क्या रीजन है, तो मानव प्रभाव क्या हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं। मानव प्रभाव से वजह कि मानव की प्रभाव की वजह से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे समुद्र से दूरी, ये सही है और अक्षांश भी सही है। इसके अलावा देखेंगे ऊंचाई है, दबाव है, वायु तंत्र है। ठीक है, और महासागरीय धाराएँ, ये भी जलवायु को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, और एक है क्षतिपूर्ति विशेषता। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे देखिए कौन कौन है 6। एक तो अक्षांश है, ऊंचाई है, दबाव और वायु तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं और क्षतिपूर्ति विशेषता है। ये क्षतिपूर्ति विशेषता क्या है, कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा कि ऊंचे पर्वत ठंड या गर्म हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यदि वे काफ़ी ऊंचे होते हैं, वे वर्षा कारण भी बन सकते हैं, और यदि वर्षा के मार्ग में पड़ते हैं तो हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों के किनारे का हिस्सा अपेक्षाकृत क्या होता है, शुष्क होता है। तो ये सब देखेंगे कि क्षतिपूर्ति जो विशेषताएं होती हैं उसमें शामिल किया जा सकता है इन चीज़ों को। ठीक है, बाकी तो आप महासागरीय धाराएं के बारे में समझ ही सकते हैं, समुद्र से दूरी समझ सकते हैं, दबाव और वायु तंत्र को समझ सकते हैं, ऊंचाई भी समझ सकते हैं, ऊंचाई की वजह से भी जलवायु नियंत्रण होता है। ठीक है, और अक्षांश तो है ही है।
ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। इसका सही आंसर फिलहाल यहाँ पे बी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। बताना है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे कुल मिलाकर के जो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के स्तंभ को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो बताना है कि इनमें से सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, समतापमंडल, मध्यमंडल या फिर वायुमंडल। तो याद रखिएगा समताप ये मध्यमंडल, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, मध्यमंडल। मध्यमंडल पृथ्वी का या पृथ्वी पर सबसे ये ठंडा स्थान है। ठीक है, इसका तापमान देखेंगे तो लगभग -85 डिग्री तक है। ठीक है, और यह जो वह परत है जहाँ पर अधिकांश उल्काएँ भी क्या होती हैं, प्रवेश करने पर वो जल जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे उल्काएँ जो होती हैं ना वायुमंडल में प्रवेश करती हैं और जल जाती हैं। ठीक है, मध्यमंडल में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यमंडल। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आयन मंडल में क्या होता है। सवाल है यहाँ पे कि आयन मंडल में क्या होता है। उल्काएं जल जाती हैं, हवाई जहाज जड़ होते हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, उपर्युक्त में से एक अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आयन मंडल में यहाँ पे देखेंगे कि रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा रेडियो तरंगें यही आयन मंडल में ही क्या होती हैं, आयन मंडल से ही परावर्तित होती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी मंडल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्षोभमंडल, इसे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है। क्षोभमंडल की पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के 7 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। इस परत के भीतर सभी मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो घटती हैं यहीं पे। ठीक है, और प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के लिए तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। यानी कि जैसे जैसे 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घट जाएगा, फिर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। ठीक है, क्षोभ जो सीमा है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस समझिए, जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, क्षोभ मंडल यहाँ तक चल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो ऊपरी सीमा उसे कहेंगे क्षोभ सीमा, और यहाँ से जो क्षोभ सीमा है और ऊपर में क्या आपका है सप्ताप मंडल। तो सप्ताप मंडल या क्षोभ मंडल कौन अलग कर रहा है, ये ऊपर वाला जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं क्षोभ सीमा, जो कि अलग कर रहा है सप्ताप मंडल को और क्षोभ मंडल को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा समताप मंडल के बारे में। यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है और इसकी ऊंचाई कितना है, 50 किलोमीटर की ये फैली हुई हैं। ओजोन परत यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं और हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा भी करती हैं। ठीक है, तो समताप मंडल में देखने को मिलता है। इसके बाद है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। यह वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडी है मध्यमंडल। ठीक है सर, इसका ये सवाल पीछे भी आया था। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और 85 किलोमीटर तक ये जाता है। 80 किलोमीटर तक यह 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस परत में उल्काएँ क्या हो रही हैं, जलती हैं मध्यमंडल में ही। ठीक है, इसके बाद है कि अब इसके बाद है आपका आयन मंडल। यह परत मेसोपॉज के ऊपर 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इसी परत से क्या हो रही हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है आयन मंडल में। ठीक है, इसे तापमंडल भी कहेंगे आप। ठीक है, इस परत इसमें तड़का और उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका बहिर्मंडल। तो यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वह क्षेत्र जहां अणु और परमाणु अंतरिक्ष में पलायन करते हैं को बहिर्मंडल कहा जाता है। इस मध्यमंडल के भी शीर्ष से 10,000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान में रखेंगे तो शायद क्वेश्चन यहाँ से मिस ना हो आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। बताना है यहाँ पे कि कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है। व्यापारिक हवाएं, स्थानीय हवा कहेंगे इसे, लू मौसमी हवाएं हैं, और हवा की क्षैतिज गति, यहाँ पे डैश छूट गया है। ठीक है, हवा क्या है, हवा की क्षैतिज गति है, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहला तो बिल्कुल सही है कि व्यापारिक जो हवाएं होती हैं उसे स्थानीय हवा कहते हैं, ये सही है। लू मौसमी हवाएं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लू मौसमी हवाएं ये बिल्कुल ही गलत मैच है। और हवा की क्षैतिज गति जो चलती हैं कुछ इस तरीके से, उसे क्या कहेंगे, हवा ही कहेंगे जो क्षैतिज गति से चलती हैं। ठीक है,
तो ये भी सही मैच है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो बी ऑप्शन, ठीक है, लू। ठीक है, और लू के बारे में याद रखना है कि लू एक प्रकार की स्थानीय हवा है ये। ठीक है, लू क्या है, एक प्रकार की स्थानीय हवा है जो कि भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में ये चलती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में कभी कभी मई और जून के महीनों में आमतौर पर दोपहर में पश्चिम से पूरब, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से बहुत गर्म और शुष्क ही हवा चलती है। ठीक है, इसका तापमान हमेशा 45 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, इससे लोगों को क्या होता है, सन स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सेशन का आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हम लोग। सवाल रहेगा, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है। सवाल है, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की ऊंचाई क्रमशः कितनी होती है। 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, या फिर 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभमंडल की ऊंचाई जो क्रमशः होती है वो 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर उससे ज़्यादा कहीं होता है जो कि 18 किलोमीटर के आसपास होता है औसतन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर कम होता है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी ध्यान रखिएगा कि क्षोभमंडल की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है और ध्रुवों पर यह सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर यह सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये आधा घंटा तक मेरे साथ झेलने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे बाकी चीज़ भी अपडेट किया जाता है, तो इसलिए भी आप वहाँ से जा करके लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या तो फिर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।